गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। 12:30 अराउंड, तो अब दोपहर हो चुकी, सो गुड आफ्टरनून। और हम आज बीएससी सेकेंड ईयर के लिए माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक पढ़ेंगे। इट्स कम अंडर आई गेट सेक्शन बी, जिसमें इम्यूनोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी है। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ माइक्रोबायोलॉजी दैट इज कीटाणु विज्ञान। अब हम कीटाणु विज्ञान के बात करेंगे। कीटाणु विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वायरस की, जो आजकल बहुत चला हुआ है। हम 2 साल से सफ़र कर रहे हैं, आपके कॉलेजेस बंद हो गए, आपने नया नया एडमिशन लिया था, पर कोई नहीं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो वायरस, देन हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, जिसे हम जीवाणु कंसीडर करते हैं। फिर बैक्टीरिया, वायरस, देन कम्स प्रोटोजोअन्स, माइकोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं फंजाई कीटाणु विज्ञान के अंदर। हम बात करेंगे, लेकिन आज हम जो जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है, वायरस के बाद अगर सबसे छोटा कोई भी जीवाणु जीवित है तो वो है हमारा बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी। तो बैक्टीरिया की खोज करने वाले जो थे वो थे एंटनी वॉन लीवेनहॉक। बैक्टीरिया की जिन्होंने खोज करी थी वो थे एंटनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने एक दांतों की खुरचन से, बेसिकली दांत से जो हमारी कभी कभी लेयर जम जाती है, उसकी खुरचन से इन्होंने फाइंड किया था कि कुछ तो पार्टिकल हैं, कुछ तो ऐसे जीव हैं जो यहाँ पे भी रहते हैं, और उन्हें इन्होंने नाम दिया था बैक्टीरिया। इन्होंने पर्टिकुलरली ये नहीं कहा था कि ये बैक्टीरिया है, इन्होंने ये कहा था कि ये सूक्ष्म जीव है। इन्होंने बस सिर्फ इतना बताया था। इन 1683 में इन्होंने ये खोज करी थी और बैक्टीरिया को सूक्ष्म एक जीव की तरह कंसीडर करा गया था। उसके बाद इनको हमने बोला था फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्योंकि बैक्टीरियोलॉजी क्या है? बैक्टीरियोलॉजी एक ब्रांच है जिसके अंदर हम जीवाणु का अध्ययन करते हैं। जीवाणु का अध्ययन करते हैं हम बैक्टीरियोलॉजी के अंदर। पर बैक्टीरिया का नाम दिया था एरेनबर्ज ने। एरेनबर्ज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सूक्ष्म जीवों को नाम दिया था बैक्टीरिया। ठीक है, ये थे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो भी हम कल्चर लगाते हैं, आप लोगों ने कभी प्लेट्स लगाई होंगी, हम मीडिया डालते हैं और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा ग्रो करता है। ये आकार की प्लेट्स होती हैं और इसमें बैक्टीरिया की स्ट्रीकिंग करके ग्रो कराया जाता है। तो इनका जो हम कल्चर करते हैं, पहली बार इनका कल्चर किया था रॉबर्ट कोच ने। ये भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन बैक्टीरियों का प्लेट्स पे हमें कल्चर करना सिखाया था। फिर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुईस पाश्चर ने एक थ्योरी दी थी जिस थ्योरी का नाम था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। इन्होंने ये बोला था कि इनकी थ्योरी में बात कही गई थी कि कुछ भी हो, जैसे कि दूध,
मान लीजिए आपने दूध निकाला तो उसको बॉयल करके पीजिए, उसको उबाल के पीजिए, क्योंकि जो भी हमारे सोसाइटी में सामान है उन सब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बस हमें वो हमारी आंखों से विजिबल नहीं होते क्योंकि उनका साइज बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होता है, तो वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इन्होंने उस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ में बोला था पास्चुराइजेशन के बारे में। अच्छा, तो पास्चुराइजेशन क्या है? पास्चुराइजेशन एक टर्म है जो दूध में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मिल्क के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेड करने के लिए करते हैं। हम दूध को हीट करते हैं। हम हमेशा बोला जाता है कि कभी कच्चा दूध ना पिएं क्योंकि कच्चे दूध में माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स ऐसा नहीं कि दूध के साथ निकल के आते हैं, जो भैंस गाय के थन होते हैं उनमें माइक्रोब्स लगे होते हैं, और जब भी दूध दुआ जाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमने अच्छे से पानी से साफ ज़रूर करते हैं दूध वाले, पर हम ये नहीं कह सकते कि हर एक माइक्रोब्स वहाँ से गायब हो गया और वो हमारे मिल्क में आ जाता है। और वो जब मिल्क में होता है, अगर हम कच्चा दूध पीते हैं तो वो हमारी बॉडी में अंदर चला जाता है। तो पास्चुराइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम मिल्क को हीट करते हैं 60 to 62 डिग्री। दो मेथड होते हैं पास्चुराइजेशन के। पहला 60 to 62 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 30 मिनट, 30 मिनट के लिए दूध को हीट करते हैं, फिर उसको ठंडा कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम 70 to 85 डिग्री सेल्सियस पे दूध को गर्म करते हैं, 15 सेकेंड के लिए बॉईल करते हैं और उसके बाद हम इसको ठंडा होने देते हैं, दैट इज़ कोल्ड। तो ये हमारे दो ऑप्शन है। ये लो टेम्परेचर पॉस्चराइजेशन है, लो टेम्परेचर पॉस्चराइजेशन, एंड दिस इज हाई टेम्परेचर पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन, तो ये हमारे दो तरह के पॉस्चराइजेशन के मेथड हो गए। दो टेम्परेचर पे करते हैं, लो टेम्परेचर पॉस्चराइजेशन। हाई टेम्परेचर जो होता है, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसमें हम समय कम रखते हैं, और जो हमारा टेम्परेचर कम होता है उसमें हम समय ज़्यादा रखते हैं ताकि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड बॉयल होने के बाद उसमें नहीं बचें। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। ये हमने बेसिक बात करी कि बैक्टीरिया किसने बनाया, किसने पहली बार देखा, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया पे काम किया। अब हम आते हैं बात करते हैं आके बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज पे। तो हम इधर बनाते हैं पहले एक बैक्टीरिया। इधर से बैक्टीरिया के निकले होते हैं फ्लैजेला। अब हम बात करते हैं एक एक पार्ट की। सबसे पहले जो है वो है हमारा कैप्सूल। ये है हमारी कैप्सूल, इसको हम स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। अच्छा, तो अब स्लाइम लेयर में क्या होता है कि ये सबसे बाहरी हिस्सा है। दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ बैक्टीरिया। अब इसमें क्या होता है, ये कैप्सूल जो होता है वो सबसे ऊपर की कोटिंग फॉर्म करता है। ये हमारा बना होता है जिलेटिन से। जिलेटिन एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, ये एक पॉलीसेक्राइड है। ये क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक से। जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हम बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स खाना प्रेफर करते हैं। तो ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है एंटीबायोटिक से। जब भी हम एंटीबायोटिक कंज्यूम करें, ये एक लेयर जो फॉर्म होती है वो एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाने देती। दूसरी हमारी जो वॉल फॉर्म होती है वो है हमारी सेल वॉल। अब सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सेल वॉल 10 से 25
नैनोमीटर मोटी होती है। इट्स 10 to 25 नैनोमीटर थिक और ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। दिस इज फॉर्म ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपॉलीपेप्टाइड। म्यूकोपॉलीपेप्टाइड। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरिया को डेड कर सकती है, तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है वो इसके में प्रेजेंट होता है। अगर एंटीबायोटिक को रिएक्ट करना है तो उसको बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस को ब्लॉक करना होगा। अगर पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस कंटिन्यूअस होती रही तो कभी भी एंटीबायोटिक हमारे बैक्टीरिया को हार्म नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है वो ब्लॉक करता है सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है वो 2 मॉलिक्यूल से बनी होती है, एन एसिटिक ग्लूकोसामीन दैट इज NAG and second is N-acetyl muramic acid that is NAM और ये लिंक्ड होते हैं बाय अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स। अमीनो एसिड जितने भी होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू ही लिंक होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे सेल वॉल के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरी लेयर के बारे में जो कि ये फॉर्म हुई है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज बेसिकली अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये डबल लेयर्ड होता है और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? इसको हम लिखते हैं PLLP, मतलब इसकी 2 लेयर्स होती हैं जो कि 30 to 35 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स होती हैं या फिर 35 to 40, इससे ज़्यादा कभी एक्सीड नहीं करती है इसकी लेयर। ये P से हमारा हो गया प्रोटीन, ये हो गई हमारी लिपिड। आप ये देख रहे हो कि हमारी डबल बाउंड्री है, डबल, तो यहाँ हमारे लिपिड्स होते हैं, ये एक प्रोटीन हो गई, एक ये प्रोटीन हो गई और ये लिपिड की ये एंट्रेंस हो रखी है यहाँ लिपिड, एंड देन इट इज प्रोटीन। तो हम इसको ऐसे PLLP करके याद कर लेंगे। लिपिड हमारे बीच में आ जाएंगे और प्रोटीन ऊपर नीचे कोटिंग करेंगे। ठीक है, और ये जो प्रोटीन और जो ये 2 लेयर्स होती हैं पर लेयर, एक लेयर 35 से 40 एंगस्ट्रॉम, अगर ये है तो ये 35 to 40 एंगस्ट्रॉम की है और अगर ये है तो ये 35 to 40 एंगस्ट्रॉम की प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं अंदर क्या है? ये है हमारा, इसमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियर बाउंड न्यूक्लियस तो नहीं होता है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्टेड से यहाँ पे विदाउट एनी वो न्यूक्लियोइड DNA प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड DNA। अच्छा, तो न्यूक्लियोइड DNA क्या होता है? डिस्ट्रैक्टेड, डिस्टर्ब, ऐसे ही पड़ा हुआ, ना तो इसके सराउंडिंग में कोई कोटिंग है। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये इसके आसपास नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही डिस्टॉर्टेड हमारा DNA सिंगल हेडलेस प्रेजेंट होता है। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। क्रोमेटिन बिखरा हुआ होता है, क्रोमेटिन बिखरा हुआ होता है। ठीक है, DNA जो होता है वो सर्कुलर DNA इज सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है और ये 5 into 10⁶ बेस पेयर का होता है जो इसके DNA का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक चीज़ और बल्ज करती है, अब उसको हम क्या बोलते हैं? वो वेसिकल का शेप फॉर्म करके यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकलता है, तो इसको हम बोलते हैं मीजोजोम। दिस इज मीजोजोम। ठीक है, अब मीजोजोम पर्टिकुलरली क्या होते हैं? ये वेसिकल शेप्ड एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बल्ज हो जाता है और ये हमें हेल्प किसमें करता है? रेस्पिरेशन में। यहाँ हम लिखते हैं मीजोजोम हेल्प इन रेस्पिरेशन। भाई जिंदा रहना है तो सांस भी तो लेनी है। अब हम सांस किससे लेंगे? तो उसके लिए बैक्टीरिया ने अपने अंदर खुद एक स्ट्रक्चर बनाया जो कि मीजोजोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को सांस लेने में और ये एक और फंक्शन करता है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की
सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। ये अगर कोटिंग ब्रेक हो रही है बैक्टीरिया की तो ये ट्राई करता है कि सेल वॉल उसकी फॉर्म कर दे। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो भाई अब ये तो पूरा आपका हो गया साइटोप्लाज्म। अब हम यहाँ आते हैं, दिस इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इसमें हमारा क्या क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट है भाई, जो खाओ पियोगे कहीं तो आएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दैट मीन्स दिस इज न्यूक्लियोइड डीएनए। ये सारा हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। कुछ मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, वो भी प्रेजेंट होता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। यहाँ पे हमारे पास एक प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है, दिस इज प्लाज्मिड। अब जब डीएनए है तो फिर प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड क्या होता है? ये एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। ये एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल अदर देन डीएनए। डीएनए के अलावा ये एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। फिर यहाँ पे कुछ हमारे पास एमआरएनएज भी होते हैं। अब ये हमारे एमआरएनए हैं, ये हमारे एमआरएनए हैं। अब ये एमआरएनए क्या करते हैं? तो ये सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। दीज हेल्प इन द डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है, और ये रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल में करते हैं। ठीक, अब आते हैं हम फ्लैजेला। अब फ्लैजेला है, अब भाई कोई चला है, अब हमें कहीं रोक दिया जाए तो हम रुकेंगे नहीं। अब हमें चलना भी है तो हमारे पास हाथ है, पैर, हम लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन इज बेसिकली कि हम हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं। तो फ्लैजेला बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, इट इज नोन एज फ्लैजेला। अच्छा, कुछ ना हमने बैक्टीरिया में एक चीज़ और देखी है, वो क्या है कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है हमारे फिम्ब्री और पिली, ठीक है। तो फिम्ब्री, दो चीज़ें और है, वो है फिम्ब्री और दूसरा है पिली, ठीक है। फिम्ब्री क्या करता है? बैक्टीरिया को कहीं पे भी अगर कोई खाना खाने जा रहा है तो या तो बैठने की जगह नहीं तो नहीं बैठता आदमी, नहीं तो बैठ के खाता है। तो फिम्ब्री क्या होता है? ये पूरे बैक्टीरिया के सरफेस पे ऐसे अटैच्ड होते हैं। दीज आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। दीज हेल्प इन द अटैचमेंट। बैक्टीरिया जिस सरफेस पे जाता है ये फिम्ब्री उसको अटैच करते हैं उस सबस्ट्रेट से, ताकि वो वहाँ बैठे और आराम से खाना खा सके। उसके लिए हमारे पास फिम्ब्री है। अब भाई आगे की लाइफ भी तो बढ़ानी है, जनरेशन भी तो आगे बढ़ेगी। पापा है तो बच्चे भी आएंगे, बच्चे हैं तो फिर उनके बच्चे। तो पिल्ले क्या करता है? दिस हेल्प्स इन द जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये हेल्प करता है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने। इस बैक्टीरिया का डीएनए आरएनए दूसरे में जाएगा, वो होता है पिल्ली की वजह से, वो ट्रांसफर होगा तब दूसरा बैक्टीरिया डेवलप होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, दीज आर द पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड हाउ इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब हमने यहाँ तक बैक्टीरिया के बारे में जान लिया है। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया के शेप्स कितने होते हैं। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। शेप, हर आदमी का एक अलग डिज़ाइन है, अलग शेप है जो हमें यूनिफॉर्मिटी देता है। अगर मैं हूँ तो मैं दूसरों से अलग दिख रही हूँ, आप हैं तो आप दूसरों से अलग दिख रहे हैं, लेकिन वो शेप है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई अलग तरह से, कोई बाहर कंट्री से है तो अलग दिखता है। इसी तरह बैक्टीरिया के बहुत सारे शेप होते हैं। पहला जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब सर्कुलर, सर्कल शेप्ड। मान लीजिए ऐसा, अगर बैक्टीरिया इस तरह का है तो ये स्फेरिकल में आएगा।
इसमें 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्फेरिकल और कोकस, ठीक है। तो एक होता है माइक्रोकोकस, एक होता है डिप्लोकोकाई, फिर आता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। माइक्रोकोकस में सिंगल एक होता है, डिप्लो में 2 ऐसे होते हैं, देन स्ट्रेप्टो में एक हमारी चेन फॉर्म होती है, लेकिन ये कोकाई शेप्ड है, मतलब सी से आप मान लो सर्कल शेप्ड, गोला, सर्कल मीन्स गोला, तो ये बैक्टीरिया का शेप सर्कल शेप्ड ही होता है। दूसरा आता है हमारा बैसिलस। अब बैसिलस में क्या होता है, बैसिलस जो शेप्ड होता है वो रॉड शेप्ड होता है, डंडे के आकार का। तो जो भी बैक्टीरिया बैसिलस में आते हैं वो डंडे के आकार के होते हैं, ठीक है। अगर 1 2 3 और इधर मान लीजिए हमारे 2, तो हम इसको बोलेंगे बैसिलस, इसको बोलेंगे डिप्लो बैसिलाई, इसको बोलेंगे स्ट्रेप्टो बैसिलाई। बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड, डंडे के आकार का, शेप। और यहाँ हम सी आया मतलब सर्कल, गोला, सी पूरा गोला, ये हम ऐसे याद रखने का एक तरीका है। फिर हम आते हैं स्पिरिलाई के बारे में। अब ये शेप्ड क्या होता है, ये हमारा ऐसे एस हो गया, तो आप एस से मान लो कि हमारा ये हो गया स्क्रू की तरह। अब स्क्रू शेप्ड देखा है, स्क्रू होता है जो दरवाजों में लगा होता है, तो वैसे घूम घूम कर हमने देखा उसमें से रोटेट करके बना होता है, ये हमारा स्क्रू शेप्ड हो गया। ये रहा फ्लैजिला इसका, ये स्क्रू शेप्ड हमारा बैक्टीरिया। फिर हमारा चौथे नंबर पे आता है विब्रो। अब विब्रियो क्या होता है, विब्रियो हमारा हो गया कॉमा शेप्ड, कॉमा लगाते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे करके कॉमा लगा दो भाई, कॉमा लगा दो, ठीक है। तो ये हमारा शेप भी यही होता है कॉमा की तरह, ये जो बैक्टीरिया होता है दैट इज विब्रियो बैक्टीरिया। फिर हमारा एक आता है स्पाइरोकेट्स। स्पाइरोकेट्स में क्या आता है, बहुत स्पाइरल, ज़्यादा स्पाइरोकेट्स, बड़ा नाम, ज़्यादा स्पाइरल बैक्टीरिया, ज़्यादा स्पाइरल बैक्टीरिया केम अंडर स्पाइरोकेट्स, ये हमारे हो गए। और स्पाइरल मतलब एस, स्क्रू की तरह ऐसे हमें याद करना है, ये हमारे याद करने का तरीका है। फिर एक शेप आता हमारा एक्टिनोमाइसिटीज का। अब एक्टिनोमाइसिटीज में कुछ जिगजैग फॉर्म होता है, कुछ बैक्टीरिया इधर, कुछ बैक्टीरिया इधर, कुछ बैक्टीरिया इधर, इधर एक जाली फॉर्म होती, ये हमारा शेप है एक्टिनोमाइसिटीज का। तो आज हमने पढ़ा है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में कि बैक्टीरिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा बैक्टीरिया को किसने बनाया था, किसने पहली बार खोजा था, कौन से वो साइंटिस्ट थे, किन्होंने क्या काम किया था, नाम किसने दिया था। और अगर हम जिस ब्रांच को पढ़ते हैं, जिस चीज़ के बारे में, उसको एक हम कैटेगरी में रखते हैं, तो एक बैक्टीरियोलॉजी, इस जीवाणु को एक कैटेगरी में रखने के लिए एक ब्रांच है, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने फिर पढ़ा पूरा बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, हर एक पार्ट का फंक्शन, ये बस जनरल फंक्शन है। जब हम इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो हम एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एनेस्टर ग्लूकोसामाइन में पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे होते हैं, अटैच किससे होते हैं, कौन कौन से अमीनो एसिड लिंक होते हैं, वो हम आराम से बात करेंगे उसके बारे में। फिर एनेस्टिल म्यूरमैरिक एसिड, इसका क्या कॉम्पोजिशन होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, के बारे में। बाकी एक एक पार्ट का हमने बेसिक फंक्शन पढ़ा कि भाई मीजोजोम क्या करता है, तो इसको सांस लेने में मदद करता है, सांस कैसे मिलती है, क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, वो कैसे बनता है, उसके बारे में। फिर हमने बात करी शेप्स के बारे में। अब बैक्टीरिया के कितनी तरह के शेप्स होते हैं भाई, स्फेरिकल हो गया, ऐसे हो गया स्फेरिकल, सर्कल, सर्कल से गोला, मतलब कि गोले वाला जो शेप है बैक्टीरिया का, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। सी बनाया, सी को गोला कर दिया, मतलब स्फेरिकल में सी आ रहा है, सर्कल हो गया, तो ये माइक्रोकोकस 1, डाई लग गया, डाई 2,
ठीक, स्ट्रेप्टो लग गया मतलब पूरी चेन ही बन गई बैक्टीरिया की। अब बैसिलस में आ गए, रॉड शेप, डंडे का आकार का जो शेप है वो बैसिलस हो गया, एक बैसिलस, दो डिप्लोबैसिलस, तीसरा स्ट्रेप्टोबैसिलस हो गया। स्पाइरल, अब स्पाइरल है, स्पाइरल से समझ आ गई, स्क्रू स्पाइरल छोटा वर्ड है, छोटा स्क्रू की जो रिवॉल्विंग होती है वो स्क्रू शेप जो बैक्टीरिया आ गया वो स्पाइरल में आ गया। विब्रो, विब्रो कॉमा शेप्ड, कॉमा मतलब ये वाला शेप, हम इंग्लिश में कॉमा लगाते हैं भाई, सेंटेंस लिखा कॉमा लगा दो, तो ये लग गया कॉमा, ये हो गया विब्रियो। स्पाइरोकेट्स में, स्पाइरोकेट, स्पाइरल तो छोटा था तो स्क्रू हो गया, स्पाइरोकेट्स मतलब बड़ा स्क्रू, लंबा स्पाइरल शेप, ज्यादा स्क्रू हो गया स्पाइरोकेट्स। एक्टिनोमाइसिटीज है तो ये पूरा जाली फॉर्म करेगा। अब हमने बात कर ली शेप के बारे में, अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि कितनी तरह के फ्लैजिला, मोर्टेलिटी कैसे होती है, मतलब भाई बैक्टीरिया चलता तो है फ्लैजिला से, ठीक है, लेकिन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है, किधर प्रेजेंट है, पूरी बॉडी पे है, आधी बॉडी पे एक फ्लैजिला है, हजारों फ्लैजिला है, किस तरह का, वो हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में कि भाई अब आगे की जनरेशन भी तो बैक्टीरिया को बढ़ानी है, अकेले नहीं रहेगा, तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। ये दोनों चीजें हम वेजिटेटिव, और ये सिंगल सेल्ड है, बैक्टीरिया में सिर्फ एक सेल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है प्रॉपर, तो भाई इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। क्या क्या मेथड्स होते हैं, किसके थ्रू ये काम करता है, हम उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे, आगे बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, फिर हम वायरस को पढ़ेंगे, फंजाई को पढ़ेंगे, लेकिन वो हम अगले क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ नहीं समझ आया हो, आप बेझिझक पूछिए, हम आपको एकदम क्लेरिफाई करेंगे, आराम से बताएंगे। जो इंग्लिश के वर्ड आपको नहीं समझ में आए हैं वो हम आपको कन्वर्ट करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू। कुछ नहीं समझ आएगा तो बिल्कुल पूछिएगा आपके, ठीक है, ओके।